से बच्चों की डिमांड थी कि हमें ग्रामर के कुछ हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक्स कराए जाएं। तो मुझे लगा कि अनीता जी से अच्छा तो कोई ग्रामर करा ही नहीं सकता। तो मैंने इनसे बात की और ये तुरंत तैयार हो गई। और आज का जो टॉपिक है वो काव्य सौंदर्य की इन्होंने बात की है कि सबसे पहले वो कराएंगे। और ये जो काव्य सौंदर्य नामक विषय है, ये आपके हमेशा ही काम आता है। आपको जब भी मैं प्रसंग सहित व्याख्या कराती हूँ तो अंत में मैं आपको काव्य आवाज सौंदर्य। ही नहीं आ रही है रचना। हेलो, इसको आवाज नहीं आ रही थी? मैम हेलो, मैम को नहीं आ रही आवाज शायद। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम शुरू लगती है। तो हो गया पर आवाज नहीं आ रही। आपके नेटवर्क में लगता है कोई प्रॉब्लम लग रही है मुझे ना, पर हमें आपकी आवाज आ रही है। तो आप शुरू कीजिए, हमें आपकी आवाज आ रही है। हेलो आराधना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो बच्चों, आराधना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको कॉल करती हूँ। मैम आपकी आवाज। हेलो, हेलो, हाँ जी, आपको आ रही है आवाज? बाकी बच्चों को आ रही है? मुझे यस नहीं आ मैम। रही यस आपकी मैम। आवाज। आप शुरू कीजिए, आ जाएगी, देखते हैं। शुरू ठीक कीजिए है। आप। नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। मैं आपके खालसा कॉलेज की तरफ से आमंत्रित हुई हूँ। मुझे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं मुझे। तो मेरे आज का टॉपिक है काव्य सौंदर्य। व्याकरण पर वैसे तो मैं चर्चा करूंगी, पर आज का टॉपिक जो मेरा है वो मैं काव्य सौंदर्य को लेकर कहूँ चलूंगी। काव्य सौंदर्य वास्तव में क्या होता है? सबसे पहले हम कविता की बात करें तो के माध्यम से जो हम मन का भीतरी सौंदर्य है वो काव्य सौंदर्य में व्यक्त करते हैं। सौंदर्य बेसिकली दो तरह का होता है, एक भौतिक सौंदर्य और एक मानसिक सौंदर्य। भौतिक सौंदर्य में क्या है, हर व्यक्ति को इच्छा होती है सुंदर दिखने की, आभूषण पहनता है। और वो क्या ज्यादा सुंदर दिखने की क्या कोशिश करता है? ज्यादातर ये लड़कियां ही, क्योंकि कविता को कविता कामिनी कहा गया है, तो इसीलिए कविता में हम काव्य सौंदर्य ढूंढने की कोशिश करते हैं। कविता के सौंदर्य के चार सौंदर्य तत्व होते हैं: भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ: भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना। जैसे कि नाम से ही आप लोगों को पता है कि भाव सौंदर्य क्या है। कविता में जो हम भाव व्यक्त करते हैं, कविता में जो भाव लिखे जाते हैं, भाव में जैसे लेख कवि जो है, कवि या कवित्री, वो अपने भाव कैसे व्यक्त करता है कविता में, तो उसे हम भाव सौंदर्य कहेंगे। क्या किन भावों को लेकर वो कविता लिखी जा रही है, उसे उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो वो भाव सौंदर्य आएंगे। उसके बाद विचार सौंदर्य, किन विचारों को लेकर कविता लिखी गई है और उन विचारों से आपके मन के कितने तार जुड़े हैं, मन का तारतम्य कितना जुड़ा हुआ है, वे विचार सौंदर्य के अंतर्गत आएंगे। नाद सौंदर्य है, नाद सौंदर्य में हम ध्वन्यात्मकता की बात करेंगे। जब कविता में अलग अलग शब्दों को लेकर तरह तरह के ध्वनि प्रभाव होते हैं, उन्हें हम नाद सौंदर्य कहते हैं। कई बार बादलों की गर्जन को लेकर हम कहते हैं कि बहुत जोर जोर से आवाज आ रही, ढम 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 ढम, ये नाद सौंदर्य के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद है अप्रस्तुत योजना। अप्रस्तुत योजना में कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते, छिपे रहते हैं, जैसे कि रस है, अलंकार है, बिंब सौंदर्य है, प्रतीक है। और उसके बाद भाषा सौंदर्य। भाषा में हम कवि जो है किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, तत्सम तद्भव शब्द हैं, कौन सी भाषा में ये कविता लिखी गई है, वो खड़ी बोली है या उसका काव्य जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो आधुनिक काव्य है वो हमेशा खड़ी बोली में ही लिखा जाता रहा है। कबीर सूर के जमाने में अवधी या जैसी प्रयोग की जाती थी, लेकिन आजकल जो आधुनिक काव्य है वो हमेशा खड़ी बोली में ही लिखा जाता रहा है।
भाव सौंदर्य की बात करें तो भावों का चित्रण, जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, हर्ष जैसे भाव आते हैं इनके अंतर्गत। लेकिन हम कविता का जो अप्रस्तुत योजना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि शिल्प सौंदर्य में तो भाव और शिल्प सौंदर्य दोनों ही आएंगे। अप्रस्तुत योजना में हम सबसे पहले अलंकारों को लेंगे। मुझे थोड़ा सा ज्ञात है कि आप लोगों को अलंकार बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छी जानकारी है अलंकारों की। लेकिन जब हम काव्य सौंदर्य शुरू करेंगे तो थोड़ी से अलंकारों के बारे में एक पृष्ठभूमि मैं दे रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों को अलंकार आते हैं। अलंकार दो तरह के होते हैं। सबसे पहले कि कविता को सुंदर दिखाने के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, जिन साधनों का, जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, वो सब उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकारों में सब दो तरह के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब शब्द के माध्यम से कविता को सुंदर बनाया जाता है या कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो शब्दालंकार होते हैं। और जब अर्थ के माध्यम से कविता में चमत्कार लाया जाता है, कविता को सुंदर बनाया जाता है, उनके अर्थों के माध्यम से, कविता के अर्थ के माध्यम से कविता सुंदर दिखती है या उसके भाव हम अंदर तक ग्रहण कर पाते हैं, तो हम वो अर्थालंकार होते हैं। शब्दालंकार बेसिक मोटे मोटे तौर पर हम 3 या 4 लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे शब्दालंकारों में अनुप्रास अलंकार। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। शब्द के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अनु का अर्थ है बार बार पीछे चलना और प्रास का अर्थ है वर्ण। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, यहां मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, शब्द और वर्ण में बहुत बड़ा अंतर होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे क, ख, क नहीं बोल रही हूं क्योंकि उसके पीछे अ की साउंड नहीं आ रही है, अ की ध्वनि, मैं क बोल रही हूं, क व्यंजन, ख ख। तो ये ऐसी वर्ण है, ये शब्द नहीं है। कविता में जब एक ही शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स रेपिटेशन, एक ही शब्द की आवृत्ति, मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तब वहां पर प्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप बचपन में बहुत अच्छा सा खेल खेलते होगे, च की बोली का। चाचा ने, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये तो शायद आपको याद ही होगा। मैं वैसे आप नहीं लिखेंगे, आप इस एग्जाम्पल में ये नहीं लिखेंगे या नहीं देखेंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ आपको। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रघुपति राघव राजा राम। र वर्ण की आवृत्ति, र वर्ण की आवृत्ति यहाँ बार बार हो रही है, यहाँ र वर्ण को बार बार लिखा जा रहा है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, 3 प्रकार के, छेकानुप्रास, मध्यानुप्रास और अनत्यानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है, जब हम शुरू में ही एक वर्ण की आवृत्ति को देखते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था रघुपति राघव राजा राम, ये पहला वर्ण ही आ रहा है, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है पहले में, तो ये है छेकानुप्रास। उसके बाद मध्यानुप्रास, नाम से ही पता है जब किसी शब्द के मध्य में वर्ण की आवृत्ति होती है तो वो है मध्यानुप्रास। और अनत्यानुप्रास मतलब जब किसी शब्द के अंत में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वो है अनत्यानुप्रास। इसके लिए जैसे प्रगति, सुमति, गति, गुंजित, कलरव, इसमें त वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो ये है अनत्यानुप्रास। जहां बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको लास्ट में 10 मिनट्स दूंगी डाउट्स क्लियर करने के लिए, या कहीं आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ तो
हमने कुछ और पढ़ा या मैम कुछ और बता रही हैं तो मैं थोड़ा सा उसको क्लियर बाद में कर दूंगी। उसके बाद आते हैं यमक अलंकार, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो यमक अलंकार भी शब्दालंकार है। अब यहां पर मैंने पहले आपको शब्द और वर्ण में अंतर स्पष्ट कर दिया। यहां एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति थी, यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति है। जैसे माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहां मन का शब्द बहुत बार आया है और हर बार उस मन का शब्द का अर्थ अलग है। मन का मतलब मन का से मन से संबंधित है और मन का माला के मन के से संबंधित है, तो इसलिए ये यहाँ पर यमक अलंकार है। उसमें अनुप्रास में हमने वर्ण की आवृत्ति की थी, यमक में हमने शब्द की आवृत्ति है, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ जो है वो बिल्कुल भिन्न है। ये अलंकार मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जब आप काव्य सौंदर्य करेंगे तो इन अलंकारों को कविता के सौंदर्य में से ढूंढेंगे, कविता में किस प्रकार ये अलंकार आ रहे हैं और किस प्रकार सुंदरता उत्पन्न हो रही है कविता में। उसके बाद आते हैं श्लेष अलंकार, शब्दालंकार में श्लेष अलंकार। यहाँ पर श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ, श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। जब एक ही शब्द से बहुत सारे शब्द, तो एक ही होता है लेकिन हर प्रसंग में उसका अर्थ जो है बहुत बदल जाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मंगन को देखी पट देती बार बार हैं। इसको अगर हम शाब्दिक अर्थ लेंगे कि मांगने वाले को देखकर लोग, पट का अर्थ है दरवाजा और पट का अर्थ है कपड़ा, कि दरवाजा बंद कर देते हैं या बार बार वस्त्र देते हैं। मांगने वाले को देखकर लोग अपने अपने प्रसंग के अनुसार लोग अर्थ ले लेते हैं। इसका शब्द एक ही है लेकिन वो बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होती थी लेकिन हर कंटेक्स्ट में उसका अर्थ अलग होता था। यहाँ एक ही शब्द प्रयोग हो रहा है लेकिन वो बहुत अर्थों में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सुबरन को ढूंढत फिरन कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है, कवि के अर्थ में है सुंदर वर्ण। सुबरन शब्द का कवि के प्रसंग में सुंदर वर्ण लिया गया है, व्यभिचारी के अर्थ में सुंदर नारी को लिया गया है और चोर के अर्थ में सोने को लिया गया है। बहुत सारे पर्यायवाची हैं इस शब्द के और अलग अलग प्रसंगों के अनुसार अलग अलग इसका अर्थ है। उसके बाद हम अर्थालंकार में आते हैं। अर्थालंकार में पहला अलंकार है उपमा अलंकार, जहां पर समानता के कारण या किसी एक व्यक्ति की तुलना या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। जिससे हम तुलना करते हैं वो उपमेय उपमान होता है और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय। उपमेय और उपमान की आपस में तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार की एक मुख्य पहचान ये होती है कि इस अलंकार में सा, सी, सम, समान जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। कभी भी आप कोई भी उदाहरण ले लेंगे तो इस अलंकार में सा, सी, सम, समान जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। फूल और बच्ची की कोमलता का वर्णन है, लेकिन एक शर्त जो है सा, सी, सम, समान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सी शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा रही हूँ आपको क्योंकि आपने किया हुआ है ये सारे अलंकार, इसलिए थोड़े थोड़े से मैं ले रही हूँ। उसके बाद रूपक अलंकार, जहां समानता के कारण किसी एक व्यक्ति या वस्तु को एक ही मानकर उसका वर्णन किया जाता है, या इसको हम पारिभाषिक शब्दों में कहें
तो उपमान पर उपमेय का आरोप कर दिया जाता है। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे माँ मैं तो चांद वाला खिलौना ही लूंगा। चांद रूपी खिलौना नहीं कहा गया है, लेकिन चांद को पूरा खिलौना ही बता दिया गया है कि चांद रूपी खिलौना है, चांद को खिलौने का साकार रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जैसे हम भजमन चरण कमल अविनाशी, चरण कमल, चरण रूपी कमल जो है भगवान के, उनको यहाँ पर रूपक अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां संभावना व्यक्त की जाती है समानता के कारण। दो वस्तुओं या व्यक्तियों में समानता के कारण संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पर मानो, जानो, मनहु, जनहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो शब्द का प्रयोग, एक तो हमारी शर्त यही कंप्लीट हो गई, फुलफिल हो गई कि मानो शब्द का प्रयोग किया है, और संभावना, कल्पना व्यक्त की गई है कि ऐसे क्रोध आया होगा कि हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उसके बाद मानवीकरण अलंकार, ये बहुत आधुनिक कविता में बहुत इसका प्रयोग होता है, मानवीकरण अलंकार का। जब प्रकृति पर, मानवीय प्रकृति या किसी नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं का आरोप प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हम कविता को कामिनी बोलते हैं, जैसे हम प्रकृति को सुंदर नारी के रूप में दिखाते हैं, जैसे हम शाम को संध्या के समय को किसी नारी का आंचल के रूप में दिखाते हैं, यहाँ पर सब मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में शब्द से ही जैसे पता चल रहा है, अतिशयोक्ति, जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन, कि जहां पर आवश्यकता से अधिक बढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में अभी तो आग लगी ही नहीं थी, उससे पहले ही लंका सारी जल गई। और एक और अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार जो है वो उपमा अलंकार का बिल्कुल उल्टा होता है। उपमा अलंकार में उपमेय को ज्यादा बढ़िया दिखाया जाता है, उपमेय को अच्छा दिखाया जाता है, समानता के कारण तुलना की जाती है। लेकिन प्रतीप अलंकार में उपमान को छोटा बताया जाता है, हीन बताया जाता है, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे सियमुख समता किमि करें चंद वापुरो रंग, वहां चंद्रमा की सुंदरता जो थी वो बहुत ज्यादा दिखाई गई थी उपमा अलंकार में, लेकिन प्रतीप अलंकार में सीता के मुख की सुंदरता को ज्यादा सुंदर बताया गया है। ये तो थे अलंकार। अब हम जब काव्य सौंदर्य करेंगे तो कविता में अलंकारों को कैसे ढूंढेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको सिर्फ अलंकारों की इंट्रोडक्शन, एक परिचय दे दिया। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि अप्रस्तुत योजना जो है उसमें अलंकार आते हैं, उसमें रस आते हैं। अभी हमने अलंकारों की चर्चा की, उसके बाद अब हम रस की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए शायद नया होगा, तो ये इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगी। रस का जो सूत्र है, सबसे पहले हम रस होता क्या है। रस किसी चीज का सार होता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, गन्ने का रस, मस्त है, क्या चीज वो, रस क्या चीज है, सार है, जिसे हम सार को ग्रहण करते हैं और आनंद की अनुभूति होती है हमें। उसी तरह कविता के अंदर जो सार छिपा हुआ है, किस प्रकार के भाव हैं, उन्हें हम रस कहते हैं। बहुत मुनियों ने, बहुत पुरातन काल से, जब से कविता का चलन हुआ है, कविता की आलोचना हुई है, पुरातन काल से ये रस का जो है
सूत्र चला आ रहा है और उसका सूत्र है विभावानुभाव संयोगाद रस निष्पत्ति ही। क्या अर्थात भावों, अनुभावों और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं रस के सूत्र को। विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात भाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इससे हमारे सामने एक कुछ रस के अंग निकल के आए हैं कि रस क्या है, किन किन चीजों से रस बनता है। रस कोई बनाया नहीं जाता, ये चीजें कविता में अपने आप, ये अंग जो हैं ये कविता में अपने आप ही होते हैं जब हम रस ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विभाव, विभावानुभाव, विभाव अनुभाव। विभाव क्या चीज है? विभाव, सबसे पहले हम विभावों को करने से पहले, विभावों की व्याख्या करने से पहले स्थायी भाव को डिस्कस करते हैं। कुछ भाव जो जन्मजात हमारे मन के भीतर पड़े रहते हैं, सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन उनको कोई कारण नहीं मिलता जागने का। जैसे कि हम बहुत मन उदास है, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कविता को पढ़ के हमें अच्छी कविता है, हास्य की कविता है, प्रसन्नता दे रही है, लेकिन वो भाव हमारे मन में, मन उदास है तो जागृत नहीं हो पा रहे। क्या होगा? विभाव उस स्थायी भाव के साथ मिलेगा। विभाव वे कारण होते हैं जिनसे स्थायी भाव जो हमारे मन में सोए रहते हैं वो जागृत होते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा? यस हेलो? मैम। यस मैम। विभाव, स्थायी भाव, विभाव जो हैं वो स्थायी भावों को जागृत करने का कारण बनते हैं। स्थायी भाव तो हमेशा से हमारे मन में रहते ही हैं, लेकिन कभी उनको जागृत करने का अवसर, जागृत होने का कभी जब अवसर नहीं मिलता तो विभाव उनको जागृत कराने वाले कारण होते हैं। उसके बाद अनुभाव, अनु का अर्थ है पीछे चलना। स्थायी भाव और विभाव को मिलने के बाद जो जन्म होता है, जो जन्म लेते हैं भाव, वो अनुभाव होते हैं। अनुभाव किस प्रकार के होते हैं? जब हम विभाव को देखकर, विभाव मतलब जिन कारणों को देखकर कुछ चेष्टाएं होती हैं। जैसे हमें कोई बच्चा खेल रहा है, मन में तो मुस्कुराहट का भाव है लेकिन वो जागृत नहीं हुआ अभी। जब विभाव कारण बना तो हमने मुस्कुराने की कोशिश की। जो चेष्टाएं करते हैं हम, जो भाव व्यक्त करते हैं, वे अनुभाव कहलाते हैं। अनुभावों में जैसे मुस्कुराना, रोना, कोई अच्छी मूवी देखी आपने, कोई अच्छी फिल्म देखी, उसको देख के बहुत सीरियस सा सीन है, उसको देख के आपको रोना आ गया, क्या है? स्थायी भाव दुख का है, वो तो आपके मन में पड़ा हुआ है। लेकिन जब विभाव, मूवी दिखी, कारण क्या है? मूवी देखना, वो हो गया हमारा विभाव। और जब हम आंसू बहाने लगे उसको देखकर, मूवी को देखकर, वो है हमारे अनुभाव। विभाव, स्थायी भाव और विभाव को मिलकर जो हम चेष्टाएं करते हैं, उनको देखने के बाद, उन कारणों को देखने के बाद, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। और उसके बाद आते हैं संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? स्थायी भावों के संचरण करना, मतलब घूमना। संचरण का शाब्दिक अर्थ है घूमना। स्थायी भावों के बीच में प्रकट होने वाले भाव संचारी भाव होते हैं। स्थायी भाव तो पड़े रहते हैं हमारे मन में, हमेशा ही पड़े रहते हैं, लेकिन ये बीच बीच में आके प्रकट हो जाते हैं। और जो स्थायी भाव हैं, ये इनको जागृत करके खुद भाग जाते हैं, खुद विलीन हो जाते हैं। इसकी जो परिभाषा होगी, स्थायी भावों के बीच में प्रकट होने वाले भाव संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं, और ये स्थायी भाव को जागृत करके स्वयं विलीन हो जाते हैं। जैसे
हमने कोई मूवी देखी, रोना आया, हमने कोई बहुत सीरियस सीन था, हम रो भी दिए, आंसू भी बहा दिए, लेकिन जैसे ही वो कारण हट गए, हमारा वो भाव जो था वो अपने आप विलीन हो गया, उदासी का भाव, उसे हम संचारी भाव कहेंगे, या संचारी भावों को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो हमने एक सूत्र लिया था, ये सूत्र महर्षि भरत मुनि का दिया हुआ है सूत्र। विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जब हम काव्य सौंदर्य करेंगे तो अलंकार भी देखेंगे, हम रस भी देखेंगे, इस कविता में किस प्रकार का रस उत्पन्न हुआ है। रस जो हैं वो 9 प्रकार के बेसिक रस, मुख्य रस जो हैं 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार, हास्य, शांत, करुण, रौद्र, वीर, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस। 9 मुख्य रस हैं, लेकिन 2 और रसों का आजकल मिलान कर दिया गया है। इन 9 मुख्य रसों में 11 रस हो गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, हर रस के लिए कोई ना कोई स्थायी भाव नियुक्त होता है। मतलब ये स्थायी भाव जन्मजात मनुष्य के मन में पड़े रहते हैं, लेकिन सुषुप्तावस्था में जागृत नहीं होते। जब तक इनको कोई कारण नहीं मिलता, कोई साधन नहीं मिलता, ये जागृत नहीं होते। तो इन रसों के हर रस के साथ एक स्थायी भाव जुड़ा रहता है। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो सकता है? श्रृंगार नाम से ही पता है ना, सौंदर्य का रस, सुंदरता का रस, मिलन का रस, प्रेम का रस। श्रृंगार रस को प्रेम का रस भी कहा गया है। और श्रृंगार रस रसों का रस राज कहा जाता है श्रृंगार रस को। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेम की ऐसी भावना को व्यक्त किया जाता है जो बहुत अद्भुत भावना होती है। प्रेम की भावना तो अद्भुत होती है ना। इसमें इसका स्थायी भाव रति है। जहां पर नायक और नायिका की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया जाता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। अब जहां मिलन होगा वहां वियोग भी जरूर होगा, इसलिए श्रृंगार को 2 प्रकार में, 2 रूपों में व्याख्यायित किया गया है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है हमें, संयोग श्रृंगार क्या है? संयोग श्रृंगार जहां नायक और नायिका का मिलन हुआ, उनके प्रेमालाप का वर्णन हुआ, वहां पर संयोग श्रृंगार है। और जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हैं, वियोग है उनमें, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होगा। एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूं, उदाहरण संयोग श्रृंगार का। कहत नटत रीझत मिलत, खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनट ही सो बात। नायक नायिका एक दूसरे से मिले नहीं हैं, दूर दूर से सब लोग बैठे हुए हैं और आंखों ही आंखों में उनका प्रणय निवेदन चल रहा है, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। और वियोग श्रृंगार के लिए आपने गोपियों और कृष्ण को, कृष्ण जब चले जाते हैं गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए, तो गोपियों का वियोग वर्णन कृष्ण के साथ बहुत ज्यादा अधिक है। तो गोपियों ने कृष्ण के वियोग में बहुत सारे कविताओं की रचना तो नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय गोपियां बहुत ज्यादा पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन उनके वियोग में जो कुछ कहा है, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। वियोग है कृष्ण के साथ गोपियों का, तो वो कृष्ण की याद में रो भी रही हैं और उनके वो याद भी कर रही हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार। उसके बाद शांत रस लेते हैं। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद मतलब भक्ति, संसारिक आसारता, मोह माया का त्याग हो जाता है। जहां पर भक्ति और नीति की बात जब हम करते हैं,
जब कविता में वैराग्य की बात की जाती है, जब कविता में सांसारिक असारता का वर्णन होता है, वहां पर शांत रस होता है। और इसका एग्जाम्पल वही मैं आपको दोबारा से दूंगी। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। क्योंकि यहाँ पर भक्ति की बात की गई है, संसार के प्रति सब भावों को, वैर विरोध द्वेष को त्यागने की बात की गई है। सांसारिक असारता का वर्णन है, जहां क्षण भंगुरता का वर्णन होगा, वहां पर शांत रस होगा। और जब कविता में इन तत्वों की बात की जाएगी, काव्य सौंदर्य में जब हम इन तत्वों को लिखेंगे, तो वहां पर ये शांत रस जरूर आएगा। उसके बाद करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। जब किसी प्रिय व्यक्ति के कष्ट को देखकर मन में शोक उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण जब शोक जनित कविता लिखी जाती है, वहां पर करुण रस होता है। अब राम का वन गमन हो रहा है, दशरथ उस घटना को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय जो उनके उद्गार थे, हा पुत्र कहकर शीघ्र ही वे मही पर गिरे, क्या वज्र गिरने पर बड़े वृक्ष भी रह सकते खड़े। यहाँ पर दशरथ का बहुत ज्यादा दुख प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर शोक रस, करुण रस, करुण रस। उसके बाद नेक्स्ट है रौद्र रस। दो रस हैं, एक रौद्र रस है और एक वीर रस है। दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। क्रोध रौद्र में भी आता है और क्रोध वीर रस में भी आता है। लेकिन जब रौद्र रस में क्रोध आता है, तो वो बहुत गुस्से वाला क्रोध आता है। एक ने चांटा मारा, दूसरे को बहुत गुस्सा आ गया, दूसरे ने फिर से चांटा मार दिया उसको, यहाँ पर रौद्र रस है। अब शब्द कहे यहाँ पर रौद्र रस है, लेकिन जिस क्रोध में उत्साह की भावना होती है, वहां पर वीर रस होता है। रौद्र रस का भाव क्रोध है और वीर रस का भाव उत्साह है। स्थायी भाव दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन मुख्य भाव दोनों का गुस्से वाला है। यहाँ क्या है, मेरा रंग दे बसंती चोला, बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। यहाँ वीर रस है, लेकिन रौद्र रस क्या है, यह न्यूयॉर्क भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये कविता की दो पंक्तियां हैं। न्यूयॉर्क भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, है तो यहाँ भी गुस्सा है, परमाणु हथियारों की बात की गई है, लेकिन जब कविता में बहुत गुस्से में क्रोध की भावना का वर्णन होगा, वहां पर रौद्र रस होगा। लेकिन जब कविता के गुस्से में उत्साह की भावना का वर्णन होगा, वहां पर वीर रस होगा। ये दो डिफरेंस, छोटे छोटे से अंतर है इन दोनों में। जब हम काव्य सौंदर्य करेंगे तो रौद्र रस और वीर रस में ये छोटा सा अंतर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी भाव है आश्चर्य। जब हम किसी बहुत अच्छे से दृश्य को देखते हैं, बहुत आश्चर्य होता है, कविता की पंक्तियों को पढ़कर बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है हमें, तो उस आश्चर्य में हम कुछ चेष्टाएं करते हैं। कभी हम जोर से ताली बजाते हैं, प्रसन्न मन है, बहुत अच्छा सीन देखा है, अच्छा दृश्य देखा है, तो हमने जोर से ताली बजा दी। या फिर हम हैरानी के कारण मुंह खुला का खुला ही रह गया, या हम अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, तो वहां पर अद्भुत रस होगा। उसके बाद यहाँ दो रस और जो मैंने अभी छोटी, इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। यहां हम किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एक और अजगर लखे
एक और वनराय विकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। एक और सांप है और एक और शेर है। वनराय मतलब शेर है, और जो यात्री है उन दोनों को देखकर मूर्छित हो रहा है, बहुत डर रहा है। यहाँ भयानक रस है, लेकिन उसका स्थायी भाव भय है। नेक्स्ट है विभत्स रस। विभत्स और भयानक में भी बहुत सूक्ष्म सा अंतर है। विभत्स रस में चीज तो बहुत डरावनी है, दृश्य बहुत डरावना है, लेकिन उस दृश्य को देखकर बहुत घृणा उत्पन्न हो रही है मन में। जैसे कि शमशान में बहुत सारी चिताएं जल रही हैं, गीदड़ जो हैं उस मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं। मतलब ऐसे शमशान चिताओं को देखकर, और उस दृश्य सियार उस मांस को नोच कर खा रहे हैं, कौवे उस मुर्दे लाश पर बैठे हुए हैं। बच्चों ने कुरुक्षेत्र पढ़ा है ना, तो उसमें ये सारा प्रसंग है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है आराधना मैम। चलिए, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है मुझे। आप कंटिन्यू कीजिए। विभत्स रस में घृणा का भाव, जुगुप्सा का भाव ज्यादा होता है, और भयानक रस में डर का भाव होता विभत्स रस में भी डर का भाव ही है, लेकिन उस डर में घृणा छिपी रहती है। और जब कविता में हम काव्य सौंदर्य देखने की कोशिश करते हैं, तो कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी, विभत्स और भयानक रस में जो छोटा सा अंतर है उसको पहचान नहीं पाते। हमें क्या करना है, हमने स्थायी भाव देखना है उस कविता में, कि उसका स्थायी भाव क्या आ रहा है। घृणा उत्पन्न हो रही है, गुस्सा आ रहा है, या बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जुगुप्सा मतलब मन बहुत खराब होने लगता है घृणा के कारण। तो इन सूक्ष्म अंतरों को देखकर उसके बाद दो रस और नए ऐड हुए हैं, एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस। भक्ति रस में तो जहां पर भगवान की भक्ति की जाती है, मंदिर की आरती का समय हो रहा है, या मंदिर की आरती की शंख ध्वनि जहां पर आ गई, आपने देख ली शंख ध्वनि हो रही है, या मंदिर में आरती हो रही है, या कोई कहीं पर भजन चल रहा है, तो वहां पर भक्ति रस होगा। और उसके बाद वात्सल्य रस, जहां ममत्व की बात की जाती है, की बात की जाती है। ये थे इनके स्थायी भाव जो जिनकी हमने आज चर्चा की। पहले हमने अलंकारों की चर्चा की। काव्य सौंदर्य में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन अलंकार, रस, ये काव्य शिल्प सौंदर्य के दो मुख्य भाग हैं, जिनके माध्यम से हम काव्य सौंदर्य की चर्चा करते हैं। अगर आप लोग अलंकारों को, हम परिभाषा पता नहीं आप लोगों को आती है लिखने की नहीं आती, लेकिन जब कविता में जब हम काव्य सौंदर्य ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आप इन बेसिक अलंकारों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसके बाद रस को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इस कविता की पंक्ति में रस कौन सा लिखा गया है। उसके बाद आती है भाषा, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, कैसे शब्द प्रयोग किए गए हैं, तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, खड़ी बोली का प्रयोग है, दृष्टांत दिए गए हैं उस कविता में, दैनिक जीवन के उदाहरण दिए गए हैं, किसी कवि ने अपने जीवन के उदाहरण दिए हैं, या उसका भौतिक जगत से परिचय कराया है, या किसी रहस्य की बात की गई है कविता की भाषा में। भाषा सौंदर्य में हम ये चीजें देखते हैं। उसके बाद है नाद सौंदर्य, ये भी काव्य सौंदर्य का मुख्य हिस्सा है। नाद सौंदर्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव की बात की जाती है। जैसे आजकल जो आधुनिक कविता लिखी गई है, उसमें तो प्रतीक, बिंब, छाया, इन नाद, इन सब चीजों का, इन सब बातों का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के कवि ने सीधे सीधे अपनी बात को कहने का प्रयत्न किया है, या कवि ने किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर अपनी बात को कहा है। कवि ने जो कविता में शब्दों का प्रयोग किया है, उनमें कोई ध्वन्यात्मक प्रभाव, नाद का प्रभाव, बादलों की गर्जन जैसे है,
बादलों की गर्जन ऐसे सुनाई दे रही है जैसे ढोल के नगाड़े बज रहे हों। और कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसे होता है कि उनसे नाद सौंदर्य, नाद ध्वनि अपने आप ही उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, जैसे ढम ढम धड़ धड़। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम नाद सौंदर्य देख सकते हैं। तो काव्य सौंदर्य में 4 सौंदर्य देखे। सबसे पहले हमने कविता के भाव सौंदर्य को देखा। भाव सौंदर्य में सबसे पहले कविता में क्या भाव उत्पन्न हुए हैं कविता के माध्यम से, जिसको आप सप्रसंग व्याख्या, सीधी सीधी व्याख्या न कह के उसके भाव को क्या ग्रहण किया है पाठक ने, भाव किस प्रकार ग्रहण किया है, वो हम भाव शिल्प में देखेंगे। उसके बाद सौंदर्य शिल्प में अलंकार, रस, भाषा। और अलंकार, रस, भाषा के अलावा नाद सौंदर्य किस प्रकार का हुआ है, विचारों की सुंदरता किस प्रकार व्यक्त की गई है, शैली सौंदर्य में शब्द योजना किस प्रकार की है, तत्सम तद्भव शब्द हैं, खड़ी बोली का प्रयोग है किस प्रकार की, जैसे अब कबीर तुलसी को लें तो तुलसी की भाषा अवधी भाषा है, सूर की भाषा ब्रज भाषा है। तो किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया है उसकी बात करेंगे हम। उसके काव्य सौंदर्य में इन सब बातों पर, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे, तभी हमारा काव्य सौंदर्य सफल और संपूर्ण होगा। तो मैं आशा करती हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, तो वह मैं अभी ले सकती हूँ। आप पूछ सकते हैं मुझसे कि कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो। हाँ जी बेटा, कोई प्रश्न है तो पूछिए। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आवाज नहीं है आराधना जी। कोई बच्चा बोलो, आपकी आवाज आ रही है, मैम को बोलो कोई बच्चा पूछे। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपको आवाज आ रही है? बेटा आप प्रश्न ना उसमें डाल दीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ जी मैम, ठीक है मैम। मैम लेफ्ट हो गए। नहीं नहीं, लेफ्ट नहीं हुए मैम, है यहाँ पर। बच्चों कोई प्रश्न है तो मुझे बता दो, मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, मैडम को सुनाई नहीं दे रहा। हेलो गर्ल्स, कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ठीक है, मैडम का थैंक यू कर दे फिर। अनीता जी आपको सुनाई नहीं दे रहा, पर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम जो है बच्चों को बहुत क्लियरिटी से बताया। और मैंने डाला भी है कि वी कैन चैट, पर कोई बच्चों का प्रश्न है नहीं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अगली सीरीज के लिए आपसे समय की अपेक्षा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।